स्मॉल कैप पर तो बातचीत होने ही वाली है, लेकिन अगर मैं पिछले एक साल में निफ्टी की तुलना करना चाहूँ स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी की, तो कितना परफॉर्मेंस में डिफरेंस रहा है और कितना आगे या पीछे रही है ये बेंचमार्क से? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कविता, हमें आज आपसे जुड़ने के लिए। अ, देखिए, स्मॉल कैप परफॉर्मेंस जो है, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग कैटेगरी है, लेकिन ये जो कैटेगरी है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है थोड़ा डिटेल समझने का। एंड डिटेल में ये है कि आप जब परफॉर्मेंस देखते हैं या आप जब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपने निवेशकों को यही बोलते हैं कि आपका जो मिनिमम होराइज़न है, मिनिमम होराइज़न कम से कम 5 साल के आसपास का होना चाहिए। अब हम 5 साल क्यों बोलते हैं? 5 साल इसलिए बोलते हैं कि अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो अ, ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कंपनी आज के दिन में छोटी है, स्मॉल कैप से मिड कैप बने, मिड कैप से लार्ज कैप बने आने वाले समय में। अब उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, इसलिए हम कम से कम 5 साल की बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो साइकिल्स होती है, वो इकोनॉमिक साइकिल्स होंगी। तो इसलिए आपको वो इकोनॉमिक साइकिल को भी मद्देनज़र रखते हुए एक पूरे 5 साल में आपकी साइकिल खत्म होती है। इसलिए हम टिपिकली बोलते हैं कि आप अगर स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, तो कम से कम आप 5 साल का ध्यान रखिए। और अगर अपने लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें, स्मॉल कैप का कंपेयर टू अ, द ब्रॉड निफ्टी का जो हमारा परफॉर्मेंस है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप पाएँगे कि जो स्मॉल कैप है, उसने एनीवेयर 100 से 200 बेसिस पॉइंट के ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी है। हम्म। अब ये 100 से 200 बेसिस पॉइंट ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा आपका कि आप किस समय पे देख रहे हैं, 3 हम्म। साल देख रहे हैं, 5 साल देख रहे हैं, 10 साल देख रहे हैं। हम्म। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अवधि का प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में कोई रणनीति बनाना चाहते हैं। शिव, एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, उसके बाद हम फंड पर बातचीत करेंगे। ज़्यादा कमाई कहाँ होती है शिव, स्मॉल कैप फंड खरीद कर या स्मॉल कैप स्टॉक खरीद कर? बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल से इसी रणनीति में कंफ्यूज रहते हैं कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक खरीद लेना चाहिए या कोई फंड खरीद लेना चाहिए। रणनीति के लिहाज से बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी पोर्टफोलियो के अलाइनमेंट पर वगैरह वगैरह वगैरह। बट हैविंग सेड दैट, क्या दोनों ही पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, या आपको लगता है कि स्मॉल कैप्स में स्पेसिफिकली कोई रणनीति अगर आपको चाहिए तो या तो आप स्टॉक्स ही खरीदें या तो आप फंड ही खरीदें? क्या रिकमेंडेशन होगी? देखिए कविता जी, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, स्मॉल कैप एक बहुत ही एक्साइटिंग कैटेगरी है, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए अगर कोई निवेशक सीधा स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो उस तरह से उनकी रिस्क ज़्यादा होगी और उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, क्योंकि हम लोग अ, दिन भर यही करते हैं। ये दिस इज़ आवर जॉब राइट कि हम लोग कंपनियों को इवैल्यूएट करते हैं और फिर उस हिसाब से वो हमारे पोर्टफोलियो में आते हैं। तो अगर कोई निवेशक को ये लगता है कि वो जो एक फंड मैनेजर जो काम कर रहे हैं, वैसा ही या उससे बेहतर कोई काम कर सकते हैं, तो ऑफ़ कोर्स उन्हें ये करना चाहिए। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि ये 24/7 जॉब है। ये आपकी हॉबी नहीं है कि मैंने आज कुछ मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया, 3 महीने बाद मैंने बेच दिया, ऐसा नहीं है। इट्स अ फुल टाइम 24/7 जॉब। तो अगर समबडी इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट, अगर वो उतनी टाइम इसके प्रति देना चाहते हैं, तो शायद वो स्टॉक में डाल सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं भई, मेरा खुद का कारोबार है, मेरा खुद का काम है, मेरी खुद की सर्विस है, मेरे पास समय नहीं है ये सब करने का, तो उन वैसे निवेशकों के लिए बेहतर ये है कि आप जो भी कैटेगरी हो, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, वहाँ पे आप पैसे डालें। ठीक है शिव, चलिए अभी आपके फंड की हम बात करते हैं थोड़ा। तो मुझे ये बताइए कि क्यों पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल की परफॉर्मेंस में अगर आपके पीयर्स के साथ में कंपेयर कर सकूं तो आप टॉप 5 में नहीं हैं? देखिए, ये फंड करीबन 2 साल पुराना है, तो हम्म। एनीवे 3 और 5 साल रिलेवेंट नहीं होते हैं इस फंड में। तो आपको लास्ट 1 से डेढ़ 2 साल के बीच में आपको देखना होगा परफॉर्मेंस।
अगर आप सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस इज बेटर देन द बेंचमार्क एंड इवन एवरेज पीयर्स। अगर आप लास्ट 1 साल का डेटा देखेंगे तो उसमें थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा, लेकिन दैट हैज़ बीन बिकॉज़ हमें लगता था कि मार्केट थोड़ा ओवरहीटेड है, थोड़े वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड हैं, जो कि पैन आउट भी हुआ है। अगर आप लास्ट ऑलमोस्ट 9 महीने देखें 9 महीने से ज़्यादा ओवरऑल मार्केट कहीं गया नहीं है, इट्स बीन फ्लैटिश, राइट? तो इस लेकर के हमने थोड़ी कैश पोज़ीशन ज़्यादा ले रखी है। तो वैसे में मुझे बताइए, अगर आपका फंड इतना नया है तो हम आपके फंड में क्यों पैसे लगाएं? आपसे पुराने फंड, बड़ी-बड़ी एएमसीज के फंड तो मौजूद हैं स्मॉल कैप के, आपके फंड में ऐसा क्या खास होगा और क्या अलग होगा और क्यों पैसे लगाए जाएं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि स्मॉल कैप में अगर आप देखें बहुत सारे फंड हैं, राइट? और उसमें से आप कौन से फंड में लगाएँ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप ये समझें कि फंड मैनेजर जो है या जो फंड हाउस है, फंड मैनेजर से ज़्यादा फंड हाउस, वो कैसे फंड मैनेज करते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है। अगर आपको उनकी फिलॉसफी ठीक लगती है, तो फिर आप उनमें इन्वेस्ट करें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पर्टिकुलरली आप स्मॉल कैप की बात करें, तो कम से कम उन्हें 5 साल का व्यू रखना चाहिए, है ना? तो इस लेकर के अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, ये जो फंड हाउस है, बड़ौदा बीएनपी है या कोई भी एक्सवाईजी है, इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, वो मुझे अच्छी लगती है। तो उस तरह के निवेशक शुड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फंड। उनको हो सकता है कि कोई और फंड की फिलॉसफी इस फंड से ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन ये इंडिविजुअल माइंडसेट पे डिपेंड करता है। चलिए, अब मुझे थोड़ा-सा आपके पोर्टफोलियो के बारे में बताइए कि यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन कैसा है? और स्मॉल कैप क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए न सिर्फ कमाई का भी ख्याल रखें बल्कि जोखिम का भी ख्याल रखना होगा आपको, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल क्षेत्र होता है ये। तो आपके पास टॉप सेक्टर्स कौन-कौन से हैं और साथ ही रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी फिर यहाँ पर कैसी होगी? देखिए, जैसा आपने बताया कि स्मॉल कैप एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप ले लें, वो 250 के आसपास के स्टॉक्स हैं। उसके बियॉन्ड जो भी होते हैं, सब मोर और लेस स्मॉल कैप में कैटेगराइज़ होते हैं। तो इसलिए जो स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, वो एक्चुअली काफ़ी बॉटम अप होता है, ना कि टॉप डाउन कि मुझे इस सेक्टर में ओवरवेट रहना है या इस सेक्टर में अंडरवेट रहना है। ये काफ़ी आपका बॉटम अप होता है कि इस कंपनी में मुझे लगता है कि हाँ, ये कंपनी जैसा मैंने पहले बताया कि आज स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप से मिड कैप बनेगी, मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी अगले 5 साल, 10 सालों में। तो इस लेकर के इसमें बहुत ही बॉटम अप अप्रोच करके हमें इंडिविजुअल स्टॉक लेते हैं हम। और जो आपका सेक्टर एलोकेशन है, सेक्टर एलोकेशन इज़ एन आउटकम रादर देन द प्रोसेस। तो ये जो अल्टीमेट जैसे भी करेंगे उसमें आपका फिर एक दिखेगा कि हाँ, ये सेक्टर में आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इंडिविजुअल कंपनीज़ को फाइंड आउट करें। तो उस तरह से हम कंपनियों में निवेश करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने बोली जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क मिटिगेशन। देखिए जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उसमें रिस्क ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा होती है एंड इसलिए हम हमेशा निवेशकों को बोलते हैं कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप में, आपको ये समझना चाहिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी में जो करेक्शन है या जिसको हम ड्रॉ डाउन बोलते हैं, एट टाइम्स इट कैन बी सिग्निफिकेंट। इसलिए आप अपनी रिस्क एपेटाइट को पहले टटोलें कि आपकी रिस्क एपेटाइट उस तरह की है या नहीं है। अगर उस तरह की रिस्क एपेटाइट है, तभी आप स्मॉल कैप की तरफ रुख करें। अब जो पहला रिस्क फंड दिखा रहा मिटिगेट है, उसके बाद इन्वेस्को सेकंड आना चाहिए ना, 10% वो है। शिव ये बताइए आप, शिव ये बताइएगा कि अब जो है आपका फंड नया है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी हमको बता दी है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मौजूदा हाल में अब इस तरह के फंड में अपना पैसा बढ़ाया जाए या क्या किया जाए, क्योंकि स्मॉल कैप में अपने निवेश को बढ़ाने का एक क्या कोई सही समय होता है, या आपको लगता है कि निवेशक जो है अपने गोल
के हिसाब से और मार्केट कैप एक्सपोजर के लिहाज से इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं? देखिए, मैं ऑफ कोर्स बड़ौदा बीएनपी फंड के लिहाज से कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि निवेशक को स्मॉल कैप एज़ ए कैटेगरी में अभी निवेश बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, तो उसके लिए हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट देखिए और आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आज से 5 साल से ज़्यादा का है, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज़ अ कैटेगरी। अगर आपके नेक्स्ट 1 या 2 साल में कुछ भी डिमांड आने वाली है, तो उस लिहाज से आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड, जैसा मैंने पहले भी बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है। ज स्मॉल कैप एज़ अ कैटेगरी में आपके करेक्शन हो सकते हैं 15, 20, 25% के। अगर आपकी वो रिस्क एपेटाइट है कि आप वो 20-25% का करेक्शन झेल लें, तभी आपको स्मॉल कैप देखनी चाहिए। तो ये जो 2 चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपकी रिस्क एपेटाइट। लगभग 6% के आसपास कैश पर बैठे हैं, कोई खास वजह? जैसा कि आपने पहले भी बताया कि मार्केट हैज़ बीन वेरी वोलेटाइल, तो इस लेकर के हम उस अवसर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है हमें कुछ करेक्शन में अच्छे प्राइसेज़ में स्टॉक्स मिल जाएँ। समय देते हैं वैसे इतना कैश पर बैठने पर? देखिए, हमारी खुद की इंटरनल रिस्क कमिटीज़ होती हैं, रिस्क गाइडलाइंस होती हैं, तो उसके अंतर्गत ही हम अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं। चलिए शिव, इसी के साथ आपसे इजाज़त भी लेते हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया और पूरी कैटेगरी पर अपनी राय रखी और अपने फंड के बारे में भी बारीकी से जानकारी दी। धन्यवाद आपका। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए अब आपकी वसीयत बनवाते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये काम क्यों किया जा रहा है, तो आपको बता देते हैं। आपकी वसीयत आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो जिंदगी भर की कमाई अब कर रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं, उसके बाद आपके बाद क्या होगा, ये पैसा किसको जाना है, ये आप ही को तय करना है और वो तय करने का एक तरीका होता है। जायदाद जो है, अगर आपको लग रही है कि अगर बहुत ज्यादा कमा लेंगे, बना लेंगे तभी वसीयत होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीजों का भी, छोटे छोटे एसेट्स के लिए भी आपके पास वसीयत होना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। विष्णु चुंडी, फाउंडर जो है आसान विल के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और मुझे तो प्रोबेट पर बात करनी है आज आपके साथ शो में, लेकिन चलिए उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंडर लोगों को जो ये सोचते हैं कि वसीयत जरूरी नहीं है हमारे लिए, क्यों जरूरी है, विष्णु? जी नमस्ते। वसीयत इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारे भारत के जो इनहेरिटेंस लॉज है वो डिसाइड करते हैं कि अगर आपने वसीयत नहीं लिखा तो किसको उत्तराधिकारी कौन है और किसको आपका जो मेहनत भरा कमाई है वो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू मेल है तो और आपके पास 300 रुपए है, अगर मान लो, तो 100 रुपए आपके पत्नी को जाएंगे, 100 रुपए पूरे बच्चों को जाएंगे और 100 रुपए जो है आपके माताजी को जाएंगे, लेकिन आपके पिताजी को कुछ नहीं मिलेगा। ये डिफॉल्ट जो लॉ बोलते हैं वो इसका फ्लो चार्ट है। अगर आप वसीयत लिखेंगे तब आप अपने पिताजी के लिए भी कुछ छोड़ सकते हैं। ये एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया क्यों वसीयत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए। और ये बदलता जाएगा। अगर हिंदू स्त्री है तो उनके लिए अलग रूल है, हिंदू पुरुष है अलग रूल है, क्रिश्चियन है तो अलग रूल है। इन सबको अगर आपके खुद के निजी जो फैसले आपके जाने के बाद अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हो तो वसीयत बिल्कुल लिखिएगा। अब मैं थोड़ा सा प्रोबेट पर आ जाना चाहती हूँ, क्योंकि वसीयत का जो प्रोबेट वाला हिस्सा है इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, जब भी हम कहते हैं कि आपको विल बनानी चाहिए तो हम सोचते हैं कि क्या आप विल एक पेपर पे लिखकर साइन करके चले
जाएं या आप किसी लॉयर के पास जाएं, क्योंकि उस पर एक ठप्पा होना चाहिए, लीगल होनी चाहिए, है ना। कल परसों आपके ना रहने पर ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि आपकी जायदाद पे, प्रॉपर्टी पे, आपके एसेट्स पे झगड़ा हो, तो उस स्थिति में अगर विल आपकी प्रोबेटेड है ऑलरेडी या अगर वो लीगली पास्ड ऑन है, तो ये मामले थोड़े से खत्म हो सकते हैं या ये मामले अराइज ही नहीं होंगे। बट हैविंग सेड दैट, प्रोबेट को लेकर जो जुडिशियल सर्टिफिकेशन है, इसको लेकर क्या नियम कानून है, जरा ये बताइए। जी बिल्कुल, मैं एक स्टेप पीछे लूंगा। कोई भी लिख सकता है वसीयत, व्हाइट पेपर पे भी आप उसको बना सकते हो। कुछ लोग रजिस्टर कराते हैं विल को और कुछ लोग रजिस्टर नहीं कराते, और प्रोबेट जो है वो एक अल्टीमेट स्टेप है। तो अगर आपने विल बनाया, उसको रजिस्टर किया एसआरओ ऑफिस में या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और ये ऑथेंटिसिटी मिलेगा कि आप ही ने बनाया है विल, कि किसी ने आपका जो आइडेंटिटी थेफ्ट है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप ही के बायोमेट्रिक्स है, आप ही के हस्ताक्षर है और आपका ही विल है। कुछ शहरों में क्या है, हिंदुस्तान में प्रोबेट लेना अनिवार्य है। पहले मैं प्रोबेट का डेफिनेशन बता देता हूं सिंपल टर्म्स में। प्रोबेट का मतलब कोर्ट द्वारा दिया गया एक प्रमाण पत्र है जो यह कहता है कि वसीयत असली है, वैध है और सही तरीके से बनाई गई है। ये अगर आप ये तीनों चीज अगर आपको मिल जाएंगी कोर्ट से, तो आपके काफी मतलब आपके जो उत्तराधिकारी है उनके काफी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। और 3 शहर जो हिंदुस्तान में अनिवार्य है वो है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जहां पे अगर आपके कोई इमूवेबल एसेट्स है या आपके कोई भी एसेट्स उन शहरों में है, तो प्रोबेट कंपलसरी है, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी सिटीज कहलाते हैं। और हम लोग वो जो ब्रिटिश टाइम के जो लॉज है ये इन तीनों शहरों पे अभी भी लागू है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, आपने कहा कि यहाँ पर कंपलसरी है प्रोबेट करवाना। इसके अलावा जितनी भी जगह है वहां पे प्रोबेट कराना नॉट नेसेसरी? बाय लॉ नॉट कंपलसरी, आई विल से कंपलसरी, मैं वो वर्ड यूज करूंगा। कानूनी तरह से तो जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है, व्यावहारिक तौर पे अगर आपने प्रोबेट करा लिया है तो अच्छा होगा। जैसे मैं एक फिर एग्जांपल्स दे दूंगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे बैंगलोर और दिल्ली में, एनसीआर में हम लोग देख रहे हैं कि बैंक्स या हाउसिंग सोसाइटीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर या अकाउंट जो है आपके उत्तराधिकारी को देने से पहले पूछते हैं कि क्या ये सही वसीयत है, क्या ये रजिस्टर्ड है और क्या यहाँ पे प्रोबेट है। क्योंकि उनका रिस्क ये है कि अगर उन्होंने दे दिया किसी को और कुछ समय बाद पता चला कि ये अवैध विल है, तो फिर उनको वो हेडेक लेना पड़ेगा। इसलिए प्रोबेट एक अच्छा, मतलब अभी हम लोग लेस देन 10% जो विल्स है इन 3 शहरों के बाहर, वो प्रोबेट के लिए जा रहे हैं। और ये हम लोग देख रहे हैं कि ये नंबर बढ़ रहा है पिछले 5-10 साल में। तो टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, विष्णु, प्रोबेट मतलब आपकी जो विल है उस पर एक लीगल सर्टिफिकेशन की परत चढ़ जाएगी। आपको लॉयर के पास जाना पड़ेगा प्रोबेट करवाने के लिए उसको? हाँ, लॉयर के पास जा सकते हैं या आप खुद भी, मतलब कोर्ट में आप एक याचिका ड्राफ्ट करते हैं और ओरिजिनल विल आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जो ओरिजिनल विटनेसेस है जिन्होंने वो विल का विटनेस टेस्टिफाई किया था, उनको कभी कभी कोर्ट बुला सकता है और कुछ 6 या 9 महीने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगी कोर्ट से कि ये विल जो है, ये वसीयत जो है, ये ऑथेंटिक है और ये वैध है। जो जगह आपने बताई है वहां पे प्रोबेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन अब किन किन सूरतों में मुझे जो है विल को प्रोबेट करवाना होगा? क्या क्या कंडीशंस होती हैं? क्या किसी भी तरह की विल को प्रोबेट कराया जा सकता है, या हम क्लियरली कुछ अलग तरीके की जायदाद की बात कर रहे हैं, एसेट्स की बात कर रहे हैं कि अगर वो है आपके पास तो आप प्रोबेट जरूर ही करवाइए? क्या सूरत है, क्या क्या कंडीशंस होंगी? तो जैसे कंडीशंस, मैं बोलूंगा कि इन चीजों में या इन सूरत हाल में आपको प्रोबेट कंपलसरी करवाना है। जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अचल संपत्ति है तो लाजमी है आपको प्रोबेट करवाना है। अगर आपके पास कई उत्तराधिकारी है और आपको लगता है कि फ्यूचर में विवाद का संभावना है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तभी भी आप प्रोबेट करवा सकते हो। और हमने कुछ कभी-कभी देखा है कि कुछ लोग वसीयत में
कोई फैमिली मेंबर्स को या उत्तराधिकारी को जानबूझकर वसीयत में शामिल नहीं करते, कोई भी रीजन हो सकता है उनका पर्सनल रीजन, तब क्या है फिर विवाद होने का संभावना है। तो इसीलिए वो भी एक प्रोबेट के लिए एक अच्छा कारण है बनाने के लिए। और अगर आपने बैंक खातों में कोई नॉमिनी नहीं लिखा है तो वो भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, क्योंकि ज्यादा उत्तराधिकारी हो जाएंगे, तो वो भी एक अच्छा कारण है। और अगर आपकी संपत्ति जो है कई राज्यों में है, जैसे हिंदुस्तान में कुछ आपका बॉम्बे में है, कुछ दिल्ली में है और कुछ हैदराबाद में है, तो तब भी आपको प्रोबेट करना एक कॉन्फिडेंस देता है कि बाद में फ्यूचर में आपके उत्तराधिकारी को कोई मसला नहीं हो। और अगर आप एनआरआई है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, या कोई बिजनेस फैमिली है जो एसेट्स जो है आपके शेयर्स के उसमें रूप में भी है, तभी भी आपको प्रोबेट का फायदा हो सकता है। अब मुझे ये बताइएगा, आप अब जो प्रोबेट आप जो करवा रहे हैं, इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह जो लगते हो, जो आपको देने पड़ते हो? हाँ, इसके चार्जेस एक्चुअली वो शहर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, नॉमिनली होते हैं जितने मतलब लॉयर का जो फीस है याचिका दरखास्त करने के लिए, और उसके बाद कोर्ट का जो फीस है वो हर शहर पे डिपेंड होता है। वो कुछ मतलब 10,000 से लेके 75,000 तक भी जा सकता है। अच्छा, देखिए, जहाँ तक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, विष्णु, आप भी जानते होंगे बहुत सारे ऐसे एनआरआईज हैं जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर खरीद कर इन्वेस्टमेंट के नाम पर रखते हैं। अब उनके लिए इस तरह की प्रोबेट करना कितना ज़रूरी होगा? अगर कराते भी हैं तो कोई स्पेसिफिक क्लॉज जो उनको रखना हो, बिकॉज नॉट नेसेसरी कि आप पूरी कार्रवाई के दौरान देश में रहें, हो सकता है आप विदेश में रहना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास वो विल है जहाँ पे प्रोबेट हो चुका है, तो क्या प्रक्रिया अलग हो जाती होगी एनआरआईज के लिए? अगर आपके पास रजिस्टर्ड विल है जिसका आपके पास प्रोबेट मिल चुका है सर्टिफिकेट, तो आपकी मतलब बहुत सिंपल हो गई एसेट ट्रांसफर। तो फिर से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स है, दिल्ली में रहते हैं, उनका लड़की जो है सैन फ्रांसिस्को में काम कर रही है, और विल है, प्रोबेट है, पिताजी का देहांत हो गया, और जब वो लड़की आती है हिंदुस्तान, वो 1 या 2 हफ्तों के लिए वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे लेने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी जब मांगेगा कि ये विल प्रोबेटेड है, तो वो आप दिखा देंगे सर्टिफिकेट, और सडनली और जो भी अगर आप फ्लैट को बेचना चाहोगे किसी और को, तो वो भी कॉन्फिडेंस से आपसे खरीद सकता है कि हाँ, ये सही है, ये करेक्ट उत्तराधिकारी है इस मकान के, ये है वसीयत पिताजी की, और ये प्रोबेट कोर्ट द्वारा उनको प्रमाण पत्र मिल चुका है। तो काफी रिलैक्स्ड और सिंपल प्रोसेस हो गया। एक चीज़ यहाँ पर आप बताइएगा, क्योंकि हम प्रोबेट की बात कर रहे हैं और ऐसे में जो कठिनाइयाँ हैं आपके सामने आ सकती हैं। बैंक्स जो हैं, अगर मान लीजिए आपकी विल आपके पास है बट उस पर प्रोबेट नहीं है, तो आपके फंड्स क्या रिलीज नहीं होंगे, आपकी प्रॉपर्टीज क्या ट्रांसफर नहीं होंगी? अब आप तो जीवित हैं नहीं, लेकिन आपके जाने के बाद अगर विल में ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो क्या ये कंडीशंस लागू नहीं होंगी? आपके लिखने के बावजूद, आपके विल में बताने के बावजूद ऐसा भी है वो अमल में नहीं आएगा? ये हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि अमल में नहीं आएगा, लेकिन डिले हो सकता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं अभी, अगर विल रजिस्टर्ड नहीं है और प्रोबेटेड भी नहीं है, तो जैसे अगर आप सोच लो, आप वो बैंक मैनेजर हो जिसके पास ये एफडी है, और अगर आप क्यों रिस्क लेना चाहोगे कि एक उत्तराधिकारी को जो भी पहले आता है उनको आपने वो एफडी दे दिया, फिक्स डिपॉजिट, फिर बाद में 1-2 साल के बाद अगर और भी उत्तराधिकारी है और भी वसीयत है, क्योंकि वसीयत इंसान अपने जिंदगी में बहुत बना सकता है, एक ही नहीं है, जो लास्ट में बनाया गया है वही वैध है और कानूनी तरीके से लागू है। तो इसीलिए रजिस्टर्ड, जहाँ पे टाइम स्टैंप होगा, एसआरओ ऑफिस में बायोमेट्रिक है, वो आधा हेडेक आपको निकाल देगा, और अगर प्रोबेट है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र आपको मिल गया। क्योंकि जो एसेट कंट्रोलर है, जैसे बिल्डिंग सोसाइटी ओनर या बैंक या कोई और इंस्टीट्यूशनल जो है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते कभी कभी। ऑलराइट, चलिए, तो आपकी विल में प्रोबेट कराना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, काफ़ी आसान भाषा में विष्णु ने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा हमारी पेशकश में शिरकत करने के लिए, समय देने के लिए, और ये जो पेचीदा मुद्दे हैं ये समझाने के लिए दर्शकों को। विष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।